तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नियोजित टीचरों का सक्षमता एग्जाम 2024 में संपन्न होना है। फरवरी के लास्ट में, मार्च के शुरुआत में या अप्रैल में होने की संभावनाएं बन रही है। आपको ये भी पता होगा बीएसईबी ये एग्जाम लेने जा रही है, तो बहुत से चीजें क्लियर हो गई हैं कि अब इसमें जीएस और जो पेडागोजी है, शिक्षण कौशल, वो आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी को ध्यान में रख करके आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं वह शिक्षण कौशल का पार्ट 1 मैंने आपके बीच में रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सक्षमता एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 5 क्लासेस मैंने आपके बीच में रखे हैं, उन सब का भी लिंक दिया हुआ है, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज इस छठे क्लास में शिक्षण कौशल पार्ट 2 लेकर के मैं आपके बीच में आ रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी भी जो शिक्षक हैं वो इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों जैसा कि अगर आपने पार्ट 1 देखा है, अगर नहीं भी देखा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लें कि जो अंतिम क्वेश्चन था वो बुद्धि लब्धि से ही था, और बुद्धि लब्धि से ही इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 120 या 100। आप फॉर्मूला जानते हैं बुद्धि लब्धि का, क्या होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। अब आप इसको हल करेंगे तो क्या आता है 125, यानी ऑप्शन नंबर ए जो यहां पर है वो सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 क्या है, तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सक्षमता परीक्षा के लिए क्लास 1 से 8 तक के जो शिक्षक एग्जाम में देंगे 1 to 5 और 6 to 8, उन दोनों के लिए ये बहुत ही एसेंशियल क्वेश्चन है। तो किस आयु में जो बालक होता है हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो वह हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। VVI क्वेश्चन में इसे आप रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डिसलेक्सिया है, ऑप्शन आप देख रहे हैं, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, गणना की अक्षमता। पहले मैं सब सही जवाब दे देता हूं और बाकी भी मैं आपको बताता हूं। देखिए डिसलेक्सिया जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, पढ़ने की अक्षमता। अब लिखने की अक्षमता क्या होता है, लिखने की अक्षमता है डिसग्राफिया। क्या है, डिसग्राफिया। उसी तरह से गणना की अक्षमता क्या है, तो गणना की अक्षमता है डिसकैलकुलिया। क्या है, डिसकैलकुलिया है गणना की अक्षमता। सुनने की अक्षमता श्रवण दोष आप जानते हैं। ये इसी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, बी को डी लिखता है, इसके मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो यह है मानसिक दोष है, सीखने में अक्षम है, दृष्टि दोष है या अस्थि दोष है। तो इसमें आप सीधे समझ जाइए कि इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लर्निंग डिसलेक्सिया। ये है सीखने में अक्षम होगा ऐसा बच्चा जो 16 को 61 और बी को डी लिख के उसके मध्य अंतर नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर 5 क्या है,
समस्या की अचानक समाधान की वकालत करने वाले जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है? देखिए, अचानक समाधान की बात आ रही है। ऑप्शन देख लीजिए, सक्रिय आत्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, और फिर है अनुबंधन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत ही समस्या का अचानक समाधान की वकालत किया जा सकता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसे भी आप VVI के श्रेणी में रख सकते हैं। मैं पूरा जो अवस्था है इनका उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ध्यान दीजिए, कौन सी अवस्था की बात हो रही है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 से 15 वर्ष। अब इनके सभी जो संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जिन पियाजे के द्वारा जो 4 अवस्थाओं की चर्चा किया गया है उसमें संवेदी पेशीय अवस्था जब बालक 0 से 2 वर्ष का होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो क्वेश्चन मैं आपके बीच में रखा वो 11 प्लस वर्ष से किशोरावस्था तक, ऐसे 11 से 15 वर्ष इसको माना गया है। तो ये जो यहां पर जिन पियाजे के द्वारा बताया गया है उसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे हमेशा याद रखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक कथन पर ध्यान रखना चाहिए। और मैं जब आपके बीच में शिक्षण कौशल से प्रश्न लाऊंगा, ये देखिए पार्ट 2 है, इसी तरह पार्ट वाइज मैं आपके बीच शिक्षण कौशल के प्रश्न लाऊंगा। क्लासेज अलग जरूर होंगे लेकिन ये पार्ट वाइज होंगे और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो देख लीजिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? BN झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन देखिएगा, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। देखिए, कल्पना जगत की बात हो रही है तो कल्पना जगत में ऑप्शन नंबर डी यानी कि शैशवावस्था भी होता है और किशोरावस्था भी होता है। ये दोनों जो अवस्थाएं हैं वो कल्पना जगत में विचरित होते रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? देखिए, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर दोनों चीजें आपसे पूछी गई है। कभी कभी एग्जामिनेशन में एक ही चीज पूछी जा सकती है, अधिनियमित पूछी जा सकती है, कौन से वर्ष में लागू किया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां मैं दोनों आपको बताने जा रहा हूं। ऑप्शन आप देख रहे हैं, वर्ष 2008 अधिनियमित हुआ और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित, अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में ही लागू हो गया। उसके बाद देखिए, वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तो यहां पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2009 में अधिनियमित हुआ और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन बी है कि NCERT को NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क करने के लिए आदेश दिया जाता है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है या ये सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नई राष्ट्रीय
शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 जो स्कूली है, स्कूली शिक्षा के मौजूदा जो 10+2 डिजाइन है, किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है, किस रूप में इसको चेंज करने कहता है? 10+2 को 5+3+4, 3+5+3+5, 5+3+3+4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3, 5+3+3+4। इस रूप में इसको परिवर्तित करने के लिए ये बताता है कौन? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नंबर 12 है कि शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं, आंखों से संपर्क करके, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, उनके कार्यों पर सवाल उठाकर, या उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर के। इसका सीधा सीधा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आंखों से संपर्क करके शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भूलने का कारण नहीं है? कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, या शिक्षक की योग्यता। तो देखिए, जो भूलने का कारण हो सकता है वो मानसिक द्वंद भी हो सकता है, पुनरावृत्ति का अभाव भी हो सकता है, और सीखने की मात्रा भी हो सकता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है भूलने के कारण में, लेकिन शिक्षक की जो योग्यता है वो भूलने के कारण में नहीं आता। इसलिए जो सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ई पाठशाला क्या है? ई पाठशाला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन यहां पर है, हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। ई पाठशाला के बारे में ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संस्थानों का प्रदर्शन और प्रसार। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ता के लिए शैक्षिक संस्थान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी है ऊपर के ये तीनों यानी सभी। तो सही जवाब जो इसका होगा वो ऑप्शन डी ही होगा। जितना भी आप यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं वो सभी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आईसीटी का अर्थ क्या है? बहुत आप सुनते होंगे आईसीटी का अर्थ क्या है। अब यहां पर आप ऑप्शन देख लीजिए, इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप बिल्कुल इसको दिमाग में रख लीजिए, ये क्वेश्चन आने जा रहा है। आईसीटी से एक और प्रश्न लेते हैं, आईसीटी कैसे अधिनियम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? ऑप्शन यहां पर ए देखिए, श्रव्य दृश्य सहित ज्ञानेंद्रियां ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिसमें अधिगम की वृद्धि होती है। ऑप्शन बी देख लीजिए, स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी है अधिगम के साधनों को कहीं और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है, और ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों सही है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, अभी हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि सीखने की अक्षमता का नाम मैंने आपको एक एक करके बताया था। तो गणित में सीखने की अक्षमता मैंने आपको बताया था डिसकैलकुलिया का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? यानी डिसकैलकुलिया का आकलन किन परीक्षणों के द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए, अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नैदानिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 पर, निम्नलिखित में कौन सा कथन
पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। ऑप्शन बी देख लीजिए, पाठ्यचर्या संबंधी और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी कहता है प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षाएं अलग होती हैं। ऑप्शन डी है सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन क्या मैंने बताया था, कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफल के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। जाते हैं पर्यावरण अध्ययन से, जो शिक्षण कौशल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 19 की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। किसे नहीं शामिल किया जाता? यहाँ दोनों प्रश्न आपको आ जाएगा, कौन कौन से शामिल होते हैं और कौन शामिल नहीं होता है, वो तो ये क्वेश्चन ही है। ऑप्शन ए देख लीजिए, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। ऑप्शन डी देख लीजिए, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अब क्वेश्चन क्या था कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो इसका जो सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। ये जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं वो सही जवाब होगा। बाकी जो है उद्देश्य में शामिल किया जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को। किसे नहीं किया जाता? ऑप्शन डी को। क्वेश्चन नंबर 20 भी आई, मैं इसे बता देता हूं आपको। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 आर कौन हैं? अब देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए, रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिकवर, रीयूज, रिटेन। ऑप्शन सी देख लीजिए, रिकॉग्नाइज, रिसाइकिल या रीयूज। ऑप्शन डी है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो सही जवाब ऑप्शन डी ही है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले जो 3 आर हैं वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। बिल्कुल दिमाग में इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के रख लें, ताकि कभी भी इसको देखें तो आपको इसकी पुनरावृत्ति हो जाए। नंबर 21, देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपके बीच में रख रहा हूं वो सभी वन ऑफ द बेस्ट है। मैं जो भी आपके बीच में क्वेश्चन लेकर के आता हूं वो ये सोच करके लाता हूं कि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सामान्य क्वेश्चन को मैं अपने सेट में जगह ही नहीं देता, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस का सेट मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को निम्नलिखित में किसने बढ़ावा दिया है? पावलोव ने, जीन पियाजे ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या फिर वाइगोत्स्की ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, गेस्टाल्ट थियोरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, कुछ ही बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि में ये कौन सा सर्वोत्तम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है, कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण सूचक? विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, ऑप्शन बी कक्षा कक्ष प्रणाली, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, या फिर विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे जो महत्वपूर्ण सूचक है वो विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर, विद्यार्थियों का जो उपलब्धि स्तर होगा वही विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करते हैं। शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। यह विचार किसने दिया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद ने? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद ने कहा है, विचार दिया है कि शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ
बनाती है। नंबर 25 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है। एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शैक्षिक असमानता। एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शैक्षिक समानता। स्कूल के वार्षिक दिवस जैसे विशिष्ट अवसरों पर विभिन्न संस्कृतियों के नृत्य संगीत का प्रदर्शन, या विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए स्कूलों में विशेष वर्ग बनाना। तो क्वेश्चन है कि कौन सा बहुसांस्कृतिक शिक्षा का एक उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कक्षा के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के लिए शैक्षिक समानता। तो आपने देखा कि नियोजित टीचर सक्षमता एग्जाम 2024 के तहत जो मैंने आज टॉपिक आपके बीच में रखा, शिक्षण कौशल का पार्ट 2 का वीडियो, वो कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह था, आप इसका अंदाजा लगा लिए होंगे। आगे भी मैं इसी तरह से शिक्षण कौशल के और फिर जीएस का भी वीडियो आपके बीच में लेकर के आता रहूंगा। अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी भी जो इसकी तैयारी करने वाले हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।